गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे, अब हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। विद एंडिंग ऑफ नेम्स कि मेटल एटम को नेम कैसे करना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करते टाइम। अगर तो जिस पार्ट में मेटल है, अगर सेंट्रल मेटल है, अगर वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो उसकी जो एंडिंग है हम नेम की वो 8 से करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे कि कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसमें हम मेटल की जो नेम की एंडिंग है वो 8 के बिना करेंगे, मतलब जो नॉर्मल उसका नाम होता है हम उसके नेम से ही करेंगे, ठीक है, मीन्स विदाउट एनी करेक्टरिस्टिक एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल CONH3 Cl3, तो यहाँ पे Cl पे -3 चार्ज है और पूरे कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज होगा। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो किस पार्ट में है, कैटाइनिक पार्ट में है, तो इसकी नेमिंग हम विदाउट 8 करेंगे और नॉर्मल एंडिंग करेंगे। सबसे पहले हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे। सेंट्रल मेटल के लिए हम X नेम करेंगे क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है। अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है और चार्ज कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पे 6 अमोनिया लिगेंड है, तो +0 × 6 इज इक्वल टू यहाँ पे -3 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, +3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। सो x + 0 इज इक्वल टू +3, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे हम इसकी नेमिंग करेंगे हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। तो इसको नेम हम किस तरह से देंगे, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो इसकी नेमिंग हम करेंगे दैट इज़ हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। उसके बाद जो नेक्स्ट आयुपेक नेम है, अब इसमें तो जो कोबाल्ट था वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में था नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें जो जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो इसका जो न्यूट्रल होगा एनाइनिक पार्ट पे चार्ज कितना होगा, -1 होगा, तो इसमें जो मेटल आ रही है वो एनाइनिक पार्ट में आ रही है। तो अब इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग की जो एंडिंग है वो 8 से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। K पे +1 चार्ज है और यहाँ पे -1 है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेटल पे चार्ज हमें पता नहीं है अभी, तो उसके लिए हमने मान लिया X। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, Cl पे -1 होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 5, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, -1 × 5, तो मतलब -5 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -1, सो x इज इक्वल टू जब इधर जाएगा तो +4, तो मतलब यहाँ पे जो प्लैटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +4। अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम, फिर थोड़ा गैप देंगे, मतलब जो कैटायन और एनायन है उनके बीच में गैप देना है। जो सारा हम नेमिंग लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। तो पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे अमाइन, ठीक है, और फिर लिखेंगे पेंटाक्लोरो प्लैटिनेट 4, ठीक है। सो पोटेशियम अमाइन पेंटाक्लोरो प्लैटिनेट 4, ये इसका हम नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट इज Ca2FeCN6। अब जो कैल्शियम है इस पे +2 चार्ज है, तो इसका जो, अब देखो यहाँ पे हमने 8 लिखा है, 8 क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेटल है वो एनायनिक पार्ट में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज Ca2FeCN6 ना, तो Ca पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। इसको न्यूट्रल करने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया, -2, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने से पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो आयरन के लिए हम X मान लेंगे, ठीक है, Cn के लिए -1, ठीक है, तो -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी है, +4। तो इसकी नेमिंग करेंगे दैट इज कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है, और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट्स में डाल देंगे हम रोमन न्यूमेरल्स में 4, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेटल एनाइनिक पार्ट में आ रही थी तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे 8 यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी मेटल होगी, जैसे Fe होगा तो उसके लिए फेरेट यूज़ करेंगे, Ag होगा तो उसके लिए अर्जेंटेट यूज़ करेंगे, Sn होगा तो उसके लिए स्टेनेट यूज़ करेंगे, Cu होगा तो उसके लिए क्यूपरेट यूज़ करेंगे, और Au होगा तो उसके लिए यूरेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ FeH2O6
पूरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, SO4। तो यहाँ पे जो सल्फेट है इसमें -2 चार्ज होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा, +2। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। वाटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे, स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6, तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन 2, फिर थोड़ा गैप देंगे और फिर लिखेंगे सल्फेट। स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है सारा, ठीक है। नेक्स्ट इज K4FeCN6, पूरे कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +4, और इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स है इस पर -4 चार्ज है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है यानी आयरन की, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। Cn पे -1 चार्ज है तो 6 Cn पे कितना होगा, -6। पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा वो -4 होगा, सो x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से नेम करेंगे, दैट इज़ पोटेशियम, थोड़ा गैप देके, फिर हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज EgNH3 2 Cl पे -1 चार्ज है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इस पे चार्ज कितना होगा, +1 होगा। उसके बाद जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम करेंगे, अब देखो डायअमीन, ठीक है, और सिल्वर ब्रैकेट में हमने 1 लिख दिया, थोड़ा गैप देके क्लोराइड लिख दिया। अब जो मेटल है वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ रही है तो इसके लिए हम 8 वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक में नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनकी नेमिंग आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस वहाँ से। जैसे अब ये एग्जांपल है NaAuCl4, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, यहाँ पे +1 चार्ज है तो यहाँ पे कितना आएगा, -1। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे मेटल के लिए हम मान लेंगे x, ठीक है। तो Cl पे -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5 -4 +1 -1, तो x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। तो इसका जो नेम होगा उसमें हम लिखेंगे सोडियम टेट्राक्लोरो आयूरेट 3, क्या लिखेंगे, सोडियम टेट्राक्लोरो आयूरेट 3 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमने 8 यूज़ किया क्योंकि जो मेटल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सोडियम टेट्राक्लोरो आयूरेट 3 की जो मेटल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए हमने 8 यूज़ किया है। नेक्स्ट, अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन निकालना हो, जैसे कि CONH3 5 Cl Cl2, ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप सबको निकालनी आती है। सबसे पहला काम ही हमने ये करना है कि हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और फिर उसकी नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट इज K3FeCN6, इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है, जिनकी नेमिंग आप कर सकते हो। एक ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि सोडियम पे यहाँ पे +1 चार्ज है, इसको न्यूट्रल करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज होगा, तो सोडियम के लिए हम सोडियम लिखेंगे। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ पे -1 आएगी, तो सोडियम टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टेट -1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है ना। सो सोडियम टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टेट -1। नेक्स्ट इज ब्रिजिंग लिगेंड्स, ग्रुप्स एंड बायोडेंटेट लिगेंड्स। अब जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड सबसे पहले तो होते क्या हैं, वो लिगेंड जो 2 मेटल से साइमल्टेनियसली लिंक होते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोल देते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स। जैसे कि यहाँ पे OH है तो ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है, ये एक टाइम पे 2 मेटल से लिंक हो सकता है। इनकी हम जो नेमिंग करेंगे वो ऐसे ही सीक्वेंस में करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे अमाइन आ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ अमाइन लिगेंड है तो हम लिखेंगे पेंटा अमाइन, फिर क्रोमियम लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे +5 आएगा, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2x। अमोनिया पे तो 0 चार्ज होता है तो यहाँ पे -1 आएगा, इज इक्वल टू +5।
सो 2x -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा +6, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +3। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई +3। तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पेंटा अमाइन क्रोमियम 3, ठीक है। क्रोमियम ब्रैकेट में उसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। म्यू किसको डोनेट करता है, ब्रिजिंग लिगेंड को डोनेट करता है। यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड क्या है OH, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू, ठीक है। फिर हाइफन लगा के OH के लिखेंगे OH के लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। फिर हमारे पास लिखेंगे पेंटा अमाइन, ठीक है ना, NH3 5। फिर हम अब पहले क्रोमियम को नेम नहीं करेंगे, फिर हम वापस से लिगेंड की नेमिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिगेंड की नेमिंग करी थी, फिर मेटल की नेमिंग करी थी, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, ठीक है, और फिर लिगेंड लिखा था। उसके बाद फिर अगेन लिगेंड की नेमिंग पेंटा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। सो सीक्वेंस में चलना है। जैसे अब इसके लिए करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो 2 आयरन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है। वाटर पे चार्ज कितना है 0, OH इस पे चार्ज कितना है -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 2x -2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, सल्फेट पे -2 चार्ज है तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा +2, तो यहाँ +2 लिखेंगे, +2 तो इधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो x इज इक्वल टू +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2, ठीक है। जब इसकी नेमिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा आयरन 2, ठीक है, म्यू डाईहाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद अगेन टेट्रा एक्वा आयरन 2, फिर थोड़ा गैप देके सल्फेट लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद जैसे अगेन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NH3 4CONH2NO2 नेगेटिव, ठीक है, CONH3। यहाँ पे जो लिंकेज हो रही है वो नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो लिंकेज हो रही है वो नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे अगेन, तो लिखेंगे टेट्रा अमाइन। पहले हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 मेटल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे 2x, ठीक है, NH2 नेगेटिव 1 -1 चार्ज होता है, NO2 नेगेटिव -1 चार्ज होता है। नाइट्रेट पे -4 चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा +4, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू -2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो जब हम इसको नेमिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3। अब यहाँ पे 2 ब्रिजिंग लिगेंड है और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डाईहाइड्रोक्सो करके नहीं लिख सकते, हम इनको अलग अलग नेम लिखेंगे। तो हम हाइफन लगा के लिखेंगे। अब जिसका नेम अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो अमीडो और नाइट्रो में से अमीडो पहले आएगा तो हम अमीडो लिखेंगे। सो म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ठीक है। तो म्यू पहले म्यू अमीडो लिखा, फिर म्यू नाइट्रो लिखा, फिर दोबारा से लिगेंड की नेमिंग करेंगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, थोड़ा सा गैप देके यहाँ लिखेंगे नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से इन ब्रिजिंग लिगेंड्स की नेमिंग करनी है आपने। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज ClNH3 होल थ्राइस COOH NH2 CONH3 होल थ्राइस, Cl पूरे कॉम्प्लेक्स पे Cl2 और बाहर है Cl2। तो यहाँ पे -2 चार्ज है तो यहाँ पे कितना है +2। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो लिखेंगे 2x, OH पे -1 चार्ज होता है, NH2 पे भी -1 चार्ज होता है, ठीक है। और 2 क्लोराइड हैं, अमोनिया पे तो 0 होता है तो 2 क्लोराइड के लिए -2 चार्ज होगा, -2 इस पे है, +2 इस पे है, ठीक है। सो 2x तो +2 +4 इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। तो अगेन हम अल्फ़ा लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। अब यहाँ पे अमोनिया भी है, Cl भी है। तो जब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे तो पहले हम किसको नेम करेंगे अमोनिया को, तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 म्यू। अमीडो और हाइड्रोक्सो में से अल्फ़ाबेटिकली अमीडो पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे म्यू हाइफन अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो। अगेन फिर हम अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करेंगे तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 गैप देके नाइट्रेट, ये नाइट्रेट गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्लोराइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं।
अब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की बात करेंगे। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं? जो एक से ज़्यादा डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से कंबाइन हो सकते हैं, मतलब मेटल से लिंक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक टाइम पे तो एक डोनर एटम से लिंक होंगे, वैसे वो दो डोनर एटम्स के थ्रू, उसमें दो डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि जैसे NO2 नेगेटिव है तो किसी कॉम्प्लेक्स में तो NO2 नाइट्रोजन के थ्रू लिंक हो सकता है, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स में इसको हम क्या नेम देंगे? नाइट्रो। अब कोई और कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें वो O के थ्रू लिंक हो सकता है मेटल से, तो उसको हम नेम देंगे नाइट्रेटो, ठीक है। तो नाइट्रो एंड नाइट्रेटो। लेकिन हम एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम से लिंक होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक टाइम पे एक डोनर एटम से लिंक होगा, वैसे उसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे, यानी कम से कम दो डोनर एटम्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू लिंक है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो उसको ऐसे लिखा हुआ होगा, NO2 नेगेटिव लिखा होगा, तो इसको हम नेम देंगे नाइट्रो, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है तो उसको हम नेम देंगे नाइट्रेटो, और उसको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह से लिखा हुआ होगा। अगर हम SCN की बात करें, SCN अगर सल्फर के थ्रू लिंक होगा तो हम उसको लिखेंगे थायोसाइनेटो S। अगर SCN नेगेटिव ऐसे लिखा हुआ है NCS नेगेटिव, ठीक है, तो अगर इससे ये पता चल रहा है कि वो नाइट्रोजन के थ्रू लिंक है तो इसको हम नेम देंगे थायोसाइनेटो N, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है कार्बन कार्बन S नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इसको जब हम नेम देंगे तो इसका नेम क्या लिखेंगे? डायथायोऑक्सिलेटो SS डैश। अगर तो वो सल्फर के थ्रू लिंक है तो हम लिखेंगे डायथायोऑक्सिलेटो SS डैश बॉन्डेड थ्रू सल्फर। अगर वो OO के थ्रू लिंक्ड है तो हम इसको लिखेंगे डायथायोऑक्सिलेटो OO डैश विच इज़ बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन। जैसे हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि CONO2 थ्राइस NH3 थ्राइस, ठीक है। CONO2 थ्राइस NH3 थ्राइस। तो अब हम यहाँ पे जो NO2 है एज NO2 लिखा हुआ है, मीन्स जो NO2 है वो नाइट्रोजन के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से लिंक होगा। तो इसमें हम जो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे वो नाइट्रो यूज़ करेंगे, नाइट्रेटो यूज़ करेंगे जब यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो जब हम इनको अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करेंगे NO2 NH3, तो अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करने पे किसका नेम पहले आ रहा है? NH3 का। तो हम लिखेंगे ट्राइअमाइन ट्राई नाइट्रो, हम लिखेंगे ट्राइअमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज CuNH3 5ONO SO4। तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो हम लिखेंगे पेंटाअमाइन नाइट्रेटो, ठीक है। तो इसकी नेमिंग में हम लिखेंगे पेंटाअमाइन नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3, थोड़ा सा गैप देके सल्फेट लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्रेटो O नहीं आएगा, नाइट्रेटो O ही लिखना है इसमें, ठीक है। नाइट्रेटो O ही मेंशन करना है जब वो बॉन्डिंग जो है लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू होगी। अब जैसे इसमें है SCN है तो इसमें जो लिंकेज हो रही है वो सल्फ़र के थ्रू होती है, तो जब लिंकेज सल्फ़र के थ्रू होती है तो उसको हम नेम देते हैं थायोसाइनेटो S। अगर लिंकेज N के थ्रू होती तो हम उसको नेम देते थायोसाइनेटो N। तो इसकी नेमिंग करेंगे। यहाँ पे अमोनियम पे चार्ज कितना होता है? +1, तो 2 अमोनियम है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +2। इसको न्यूट्रल करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा? -2। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, प्लैटिनम को X नेम देंगे, -6 इज इक्वल टू -2, सो X इज इक्वल टू +4। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +4। यहाँ पे इसको नेम देंगे अमोनियम SCN, इसको हम नेम देंगे हेक्साथायोसाइनेटो S, और इसको नेम देंगे दैट इज प्लैटिनेट 4, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो ये थायोसाइनेटो लिगेंड है वो नाइट्रोजन के थ्रू लिंक्ड है तो हम उसको नेम देंगे थायोसाइनेटो N, ठीक है। सो अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो N प्लैटिनेट। अब जो ये प्लैटिनम है वो एनायनिक पार्ट में आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे प्लैटिनेट 4, ठीक है। तो इस तरह से ये नेमिंग होगी। अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर को नेम देना है तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी जो अभी तक बताई हैं, बस इसमें हम आगे सिस और ट्रांस ऐड कर देंगे, ठीक है। सो नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस तरह से करेंगे।
कि PT NH3 अब सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि जहाँ पे दो लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट लाई कर रहे हो, एक तो दो लिगेंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट लाई कर रहे हो और उन दोनों लिगेंड्स में जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, तो वो दोनों लिगेंड्स आपस में क्या होंगे, दे आर सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे ये अमोनिया लिगेंड है तो इसमें जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो ये जो दो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दो सेम लिगेंड्स की बात हो रही है, दो सेम लिगेंड्स अगर एक दूसरे के एडजेसेंट में है और जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है, देन दे आर सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे अगर यहाँ पे क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें अगर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना वो 90 डिग्री एंड दे आर एडजेसेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो दे आर सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिस। तो अब इनको अल्फ़ाबेटिकली हम नेम देंगे, जैसे कि अमाइन है और क्लोरो है, तो पहले कौन आ रहा है यहाँ पे, अल्फ़ाबेटिकली अमाइन पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिस हाइफन डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2। अब यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बस सिस की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे जो दो सेम लिगेंड है, जैसे कि हम अमोनिया की बात करें, वो एक दूसरे के साथ कितना बॉन्ड एंगल शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ 180 डिग्री। और दो Cl लिगेंड है, ये एक दूसरे के साथ कितना बॉन्ड एंगल शेयर कर रहे हैं, 180 डिग्री। सो दे आर ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ ट्रांस। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे डाई अमीन डाई क्लोरो एंड प्लैटिनम 2। ठीक है, सो ट्रांस डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम 2। बस यहाँ पे सिस यूज़ हुआ है, यहाँ पे ट्रांस यूज़ हुआ है, बाकी पूरा नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में नेमिंग हम नॉर्मली करेंगे, बट उसमें हम सिस और ट्रांस मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो उसके थ्रू हम आइसोमेरिज्म को समझते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने तरह के होता है, क्या होता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिसमें सेम एटम्स हैं, ठीक है, अगर सेम एटम्स हैं तो ही हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अगर दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें एटम्स अलग अलग हैं तो वहाँ पे आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं और जिसमें सेम एटम्स हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोमर्स हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है दैट एटम्स लिंक्ड टू द सेम पार्टनर्स, अगर वो जो एटम्स हैं वो सेम पार्टनर से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अगर वो सेम पार्टनर से लिंक्ड हैं तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, मतलब अगर वो सेम एटम से लिंक्ड है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, अगर वो सेम पार्टनर से लिंक्ड नहीं हैं तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 तरह का होता है, इसमें एक टाइप मेंशन नहीं है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर होता है, हाइड्रेट आइसोमर होता है, लिंकेज आइसोमर होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होता है। ठीक है, और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स दैट आर आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स में हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्सेस आर आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज, ठीक है, इफ़ दे आर आइडेंटिकल टू मिरर इमेज देन दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज देन दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स बताओगे इसमें? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसमें, they have same molecular formula, different structural formula, they have same molecular formula, different structural formula and different physical and chemical properties। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी है आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में।
ठीक है, कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ड्यू टू दैट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में जो फर्स्ट टाइप है विच इज़ आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमर्स विच अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन्स रिटन विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमर कैसे अराइज होता है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन्स रिटन विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि हम इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं विच इज़ कोबाल्टमीन कॉम्प्लेक्स, सो CONH3 BrSO4। तो अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें कि Br इधर चला जाए और SO4 इधर चला जाए तो ये हमारे पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज CONH3 Br। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स कर रहे हैं विद इन द कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स की वजह से इसका जो आइसोमर जनरेट होगा तो इन दोनों को हम आपस में क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जैसे इनको डिफ्रेंशिएट करना हो, मान लो कि हमें लैब में कंपाउंड दे दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये वाला है आइसोमर या ये वाला आइसोमर है? तो उसकी हम करेक्टरिस्टिक रिएक्शन करा के देखेंगे। तो अगर वो पर्टिकुलर रिएक्शन देता है तो हम उससे हमें पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर लिगेंड, मतलब वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं CONH3 Br। जैसे अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें जैसे Br कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो अब Br कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो वो Ag पॉजिटिव से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, Ag पॉजिटिव से रिएक्ट कर सकता है। मान लो हम AgNO3 सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, Ag कम्स फ्रॉम AgNO3 सोल्यूशन। तो जो Br अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर है, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो वो Ag पॉजिटिव से रिएक्ट ही ना कर पाता। अब वो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट है तो वो Ag पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। अगर वो Ag पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा तो Ag Br के ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट देगा और हमें क्या मिलेगा? कैटायन में CONH3 पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये रेड वाला आइसोमर है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन Ba2+ से कराएंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि Ba2+ किससे रिएक्ट करेगा? SO4 से, और SO4 किसके अंदर है? इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इससे तो वो रिएक्ट करेगा नहीं, तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर ये वॉयलेट वाला आइसोमर लें जिसमें SO4 बाहर है तो ये किससे रिएक्ट करेगा? Ba+2 से रिएक्ट करेगा। Ba+2 SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? BaSO4, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन Ag पॉजिटिव से कराते हैं तो जो Ag पॉजिटिव है वो तो Br से रिएक्ट करता है, तो SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जो रेड वाला आइसोमर है जिसमें Br बाहर है वो Ag पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और Ba2+ से रिएक्ट नहीं करेगा, और जो वॉयलेट वाला आइसोमर है जिसमें SO4 बाहर है वो Ba2+ से रिएक्ट करेगा लेकिन Ag पॉजिटिव से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन करा के, 4 रिएक्शन करा के हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो कोबाल्टमीन और ब्रोमाइड सल्फेट वाला हम आइसोमर पढ़ रहे हैं वो कौन से वाला आइसोमर है, रेड वाला या वॉयलेट वाला। ठीक है, सो ऑल्सो यू कैन गिव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल्स तो कम से कम आने चाहिए, ताकि अगर तुम्हें पेपर में ये पूछ लें कि आयनाइजेशन आइसोमर होता क्या है तो वो तुम्हें विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और तुम्हें कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स दे दियो और इनमें आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से आइसोमर हैं। आयनाइजेशन आइसोमर हैं, लिंकेज आइसोमर हैं, हाइड्रेट आइसोमर हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हैं, क्या हैं। तो अब तुम्हें इन दोनों को देख के समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। कि जैसे PTNH3 थ्राइस BrNO2 है, ठीक है, एंड PTNH3 थ्राइस NO2Br है। तो अब इसमें तो Br अंदर है, इसमें Br बाहर है, इसमें NO2 बाहर है, इसमें NO2 अंदर है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या हैं ये आपस में? आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट CONH3 Cl2Br एंड CONH3 ClBrCl। तो अब इसमें जो है Cl2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, एक Cl अगर हम बाहर निकाल देंगे तो ClBrCl हो जाएगा। सो COEN2 NO2 ClSCn, ठीक है, लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे NO2 को बाहर निकाल दें और SCn को अंदर कर दें, NO2 को बाहर SCn को अंदर, ठीक है, तो
ये इसका एक अलग आइसोमर बन जाएगा एंड दे आर बोथ आर आयनाइजेशन आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाइड वेदर दे आर आयनाइजेशन आइसोमर्स और नोट।